हेलो बच्चों, once again welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, this is the fourth video lecture for gravitation class 9th students. My dear students, today आज हम आपके लिए 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं. Only 3 points. The first point is मास क्या होता है, सेकेंड पॉइंट इज वेट क्या होता है, और थर्ड पॉइंट इज वेट एक ऑब्जेक्ट का चंद्रमा पे मून के ऊपर क्या होगा. ये 3 पॉइंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके पीछे 3 वीडियो लेक्चर हमने ग्रेविटेशन के ऊपर प्रोवाइड किया है और आई होप दैट कि आपने उन सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखा होगा. और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर आप हमें कमेंट करके पूछिए. आज इस चौथे वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं. राइट, वंस अगेन मैं हर उस नए छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप तपस्या के साथ अभी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है. व्हाट इज मास? तो याद रखोगे कि मास हकीकत में एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल है, हाउ मच मटेरियल इज कंटेन इन दैट, वो उसका मास होता है. राइट, और एक ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है. ये वेरी नहीं करता कि इस ऑब्जेक्ट को मान लो हम लेके चले गए, प्लेस बदल दिया तो इसका मास बदल जाएगा. स्पेस पे लेके गए तो इसका मास कुछ और हो जाएगा, कहीं और लेके चले गए मास कुछ होगा. नहीं, हर जगह पे डजंट मैटर कहां लेके जा रहे हो आप, इसका मास कभी नहीं बदलेगा. कि मास होता क्या है तो डिफाइन किया हमने कि द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट. यानी इसके अंदर कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल इसके अंदर समाया हुआ है, वो क्या है, इसका मास है. राइट, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को कि मास और वेट, कई बार दोनों में कंफ्यूज करते हैं. तो याद रखना कि मास हकीकत में एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल है वो इंडिकेट करता है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ऑलवेज रिमेंबर, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. केवल ये बताता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल है. राइट, इसके अंदर कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल इसके अंदर मटेरियल है, वही बताता है इसका मास. जितना ज्यादा मटेरियल होगा डेफिनेटली उतना ही ज्यादा इसका मास होगा. जबकि while the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. जबकि वेट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वेट की बात करते हैं तो वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. द फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के सेंटर की तरफ जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट होगा वो उसका क्या होगा, वेट होगा. राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर वेट वेरी करता है. व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द प्लेस, हम लोग प्लेस जब बदलेंगे तो वेट वेरी करेगा, वेट बदलेगा. क्यों बदलेगा इसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ इतनी 2 बातें याद रखिए कि मास क्या है. मास एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है वो उसका मास है. ये फिक्स होता है, प्लेस पे डिपेंडेंट नहीं है. जबकि वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. इज इट क्लियर? आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो अब जरा कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वेट और मास के बारे में. ये पॉइंट नोट डाउन भी कर लीजिए क्योंकि ये स्मॉल पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं. मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है. तो पहले मैं मिटा रहा हूं. समझ में आ गया है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है. इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे हम चल रहे हैं, आगे डिस्कशन करने चल रहे हैं. राइट, सबसे पहले मास के बारे में जरा डिटेल चर्चा कर लें. सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि मेजर ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज मास? तो मास के बारे में हमने कहा मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. क्या मतलब? हमने पढ़ाया है इनर्शिया, जब क्लास ले रहा था तो उस समय बताया था कि एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा. मास जितना कम इनर्शिया उतना ही कम.
इसका मतलब क्या है कि हकीकत में मास इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसलिए कई बार लोग मास को इनर्शिया ऑफ मास भी कह देते हैं। तो याद रखना कि मास क्या है, मास हकीकत में किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर है, राइट। जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा, जितना कम मास उसका इनर्शिया उतना ही कम। मतलब ये हुआ कि एक लाइट वेट का ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, आप छोटा सा फोर्स लगा रहे हो, इट विल मूव, उस फोर्स से मूव कर जाएगा, राइट। उतना ही बड़ा फोर्स एक ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगा रहे हो, फोर्स सेम है, यू आर अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वन इज हैविंग लेस मास एंड अनदर इज हैविंग मोर मास। तो जो मोर मास वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर वो फोर्स लगाया वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव किया? बिकॉज इट्स इनर्शिया इज वेरी हाई, राइट। सो यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये कलम ले लिया, तो भाई ये कलम का मास तो हमेशा फिक्स होगा ना, चाहे मर्जी इस कलम को हम लोग यहां पे तौलें, चाहे मर्जी कहीं और जाकर के तौलें, इसका मास नहीं बदलेगा। क्योंकि मास हकीकत में क्या है, इसके अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है, राइट। इसके अंदर मटेरियल कितना कंटेंट है, कितना मटेरियल लगाया गया है, वही इसका क्या है, मास है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मास इज कांस्टेंट, बदलता नहीं है। फॉर एन ऑब्जेक्ट डजंट मैटर दैट वेदर यू आर गोइंग टू टेक द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पेस में जाकर के इसका मास लोगे तभी भी वही रहेगा, यहां पे लोगे तभी भी वही रहेगा, मून पे जाके लोगे तभी भी वही रहेगा। मास नहीं बदलता, मास नहीं बदलता, याद रखना है। एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलता है, क्योंकि हकीकत में उसके अंदर जितना मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल तो बदल नहीं सकता ना। ओके, नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। डेफिनेशन में बता दिया कि भाई मास क्या है, मास इज नथिंग बट द क्वांटिटी, कितना माल लगा हुआ, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन इट, उसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है। फोर्थ पॉइंट पे मैंने कहा कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। डू यू नो स्केलर? स्केलर का मतलब है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, राइट। जिसमें, जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और इसकी इकाई यानी मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो एसआई यूनिट किलोग्राम है, केजी। यू मस्ट रिमेंबर, ग्राम में भी मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ मास का है किलोग्राम, केजी। यू मस्ट रिमेंबर कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, राइट। मास को हम लोग यूजुअली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये जरूरी नहीं है, बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग मास को अगर डिनोट करते हैं तो हम लोग स्मॉल m लिख देते हैं। इज इट क्लियर? एंड यू मस्ट रिमेंबर कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसी डिवाइस, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाएगा, तो बैलेंस। कौन सा बैलेंस? बहुत तरह के बैलेंस आते हैं, उसमें से सबसे कॉमन बैलेंस है इक्वल आर्म बैलेंस, यानी ऐसा बैलेंस जिसमें दोनों तरफ एक आर्म है, उसके ऊपर एक इसे हैंग करने के लिए स्पेस है, और ये फ्रीली यहां मूव कर सकता है, और दोनों तरफ सेम वेट का यानी बैलेंस वेट का कंटेनर रखा हुआ है। एक के ऊपर हम लोग माप करने वाले चीजों को रखते हैं, बाट रखते हैं, और दूसरे ऊपर चीजों को रख देते हैं, और बैलेंस अगर सेम दिखा रहा है तो हम उसी को कहते हैं कि ये इसका मास है। यू मस्ट रिमेंबर, ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे वो होगा इक्वल आर्म बैलेंस। बैलेंस मतलब तराजू, वही जो बनिए साहूकार इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, तो आई होप कि मास के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मास के बाद वेट के बारे में, राइट। जरा वेट के बारे में डिस्कस कर लें, वेट क्या है। तो अभी हमने डिफाइन किया कि वेट क्या है। वेट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ का, जिसके द्वारा अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट। तो जरा देखिए, हमने यहाँ पे भी बड़े सारे पॉइंट्स मेंशन किए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को, केवल पॉइंट को रिकॉल कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा कि फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड, कौन, इट इज कौन, ऑब्जेक्ट, द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही तो डेफिनेशन था
कि जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो क्या है, वेट है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ ग्रेविटी एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, तो हमने लिखा कि अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, वही उसका हकीकत में क्या है, वेट है। या दूसरे शब्दों में कह लें कि अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही उसका वेट है। तो ये डेफिनेशन वाले पॉइंट को हमने एलोबरेट करने की कोशिश की। हम लोग वेट को W लेटर से इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे, और ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन। याद रखेंगे क्योंकि फोर्स है, वेट क्या है, वेट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसलिए इसे हम लोग किस यूनिट से मापेंगे, न्यूटन से, राइट। और हमेशा याद रखना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट है वो हकीकत में जो फोर्स है, वेट रियलिटी में क्या होता है कि वेट इज ए फोर्स, तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, क्योंकि कहीं पे भी वो होगा अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इसका मतलब वर्टिकली क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि हमेशा वेट का जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, राइट। अब जरा देखिए, हमने मास के बारे में कहा था कि स्केलर क्वांटिटी है, केवल उसमें फिजिकल, केवल उसमें क्या होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वैल्यू दिया हुआ होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू भी होगा और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा एक चीज मैं बताऊं आपको, आपने पढ़ा है कि भाई फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम लोग वेट की बात कर रहे हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक खास लोकेशन पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या लगता है, जी लगता है। तो इसका मतलब जो अर्थ फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू जी। अब जरा सोचो एक खास बात क्या मैं करने जा रहा हूं कि फोर्स जो लग रहा है वो हकीकत में m इंटू जी, और जो फोर्स लग रहा है वही हकीकत में वेट है। तो यानी W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू जी। इज इट क्लियर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the earth towards its center is nothing but it is the weight. So weight is equal to m into g. g क्या है, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, और acceleration due to gravity constant होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस पे, राइट। अब जरा सोचो कि g जो है कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है, कहां पे, कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस, एक पार्टिकुलर प्लेस पे क्या है, ये कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, मास हुआ कि नहीं हुआ। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एट ए गिवन प्लेस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी हकीकत में वेट इज द मेजर ऑफ द मास, वेट इज द मेजर ऑफ द मास। एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, वेट इतना ही ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इज इट क्लियर, ये समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। फिर से समझो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और जो फोर्स लगता है ग्रेविटी के कारण वो क्या है, F इंटू m इंटू जी, F इज इक्वल टू m इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। वैल्यू कितनी होती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये 9.8 होता है, राइट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, राइट।
तो चूंकि ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई W इज प्रोपोर्शनल टू मास, इसलिए हम कहते हैं कि वेट इज द मेजर ऑफ मास। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? अब जरा अगली बात समझें। कह रहे हैं कि वेट डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन, मींस वेट जो है किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे। क्यों भाई? जरा सोचो, जैसे जैसे हम लोकेशन बदलेंगे जी की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पिछले वीडियो लेक्चर में बताया मैंने, तो भाई जब जी की वैल्यू बदलेगी तो जो वेट है वो बदलेगा नहीं बदलेगा? एक बात याद रखना, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के डाउनवर्ड्स जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है। यहां पे मैंने मेंशन किया है कहीं पे, जी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। ये पॉइंट देखिए, जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, और सेंटर पे बिकम्स जीरो। इमेजिन करो कि हम लोग अर्थ के सेंटर में पहुंच गए, तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जरा सोचो, जैसे जैसे ये जी बदलेगा वैसे वैसे वेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां मास कांस्टेंट था एक ऑब्जेक्ट का, वेट कांस्टेंट नहीं होता, वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस। अर्थ के ऊपर ही ले लो, जैसे जैसे अर्थ के डाउनवर्ड्स जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? कम होता जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज एट द सेंटर acceleration due to gravity of the earth is zero, so m into g is equal to 0. is it clear? okay, तो weight depends upon location, ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट नहीं होता, राइट? अगला पॉइंट भाई जरा देखो, एक खास बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, यानी स्पेस में आप चले गए तो वहां पे जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम अर्थ के अट्रैक्शन के फोर्स से बियॉन्ड चले जाते हैं, तो जब अर्थ के फोर्स के अट्रैक्शन से फोर्स बियॉन्ड चले जाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गई तो भाई चाहे मास कितना ही बड़ा हो, m इंटू जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वेट जीरो हो जाएगा। और यही कारण है कि स्पेस में हम लोग वेटलेस महसूस करते हैं, जीरो वेट, हम लोगों को वेट महसूस नहीं होता। क्योंकि वेट जो है हम क्यों महसूस करते हैं? वेट इज जस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ या किसी और बॉडी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट पॉइंट कि भाई एक ऑब्जेक्ट का वेट पता करना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? कौन सा डिवाइस चाहिए होगा? तो उसके लिए डिवाइस जो चाहिए होगा उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, राइट? इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, यानी मास और वेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे। फिर से एक बार रीस्कैन कर दूं कि मास हकीकत में एक ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल कितना कंटेंट है वो उसका मास है, जबकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के सेंटर की तरफ कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो उसका वेट है। मास स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास हर जगह पे कांस्टेंट होगा, कहीं भी प्लेस बदलेंगे मास नहीं बदलेगा, लेकिन वेट प्लेस बदलेंगे तो मास बदलेगा, राइट? मून पे मास कभी नहीं बदलेगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट बदलेगा। वेट जो है मून पे कुछ और होगा, सैटेलाइट में जाएंगे कुछ और होगा, जीरो हो जाएगा, अर्थ के सेंटर में जाएंगे कुछ और हो जाएगा, बदलेगा, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। चंद्रमा के ऊपर अगर हम लेके जाएं तो हमारा वेट क्या होगा? ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिया है कंपेयर करने के लिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। हमने कहा कि मास रेडियस, दो चीजों का, कि अर्थ का मास कितना होता है। तो याद रखोगे अर्थ का मास होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी का मास क्या है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg, जबकि मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। यानी लगभग आप देख लें, याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेट करें, अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो
अर्थ इज अप्रॉक्स 100 times more of mass, राइट? यानी अर्थ का मास लगभग 100 गुना ज्यादा होता है। अर्थ का मास लगभग 100 गुना ज्यादा होता है किससे? अर्थ इज अप्रॉक्स 100 times more of mass than मून। मून से लगभग 100 गुना ज्यादा मास होता है अर्थ का, याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो जरा, मून के बारे में देखो कि मून के बारे में हमने क्या कहा कि इसका मास 7.36 into 10^22 10^24, लगभग कितना गुना? 100 गुना। अब जरा अर्थ का रेडियस देखिए 6.37 into 10^6, जबकि मून का रेडियस 1.74 into 10^6 मीटर है, राइट? तो याद रखना कि अर्थ का जो रेडियस है, आप कह लें कि रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्स 4 times more than the radius of moon, यानी मून के तुलना में अर्थ का रेडियस उससे 4 गुना ज्यादा है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, राइट? तो आप जरा हम बात करें कि भाई हमारे किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट लिखा है हमने, इसको नोट कर लीजिएगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ क्या होता है, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बाय व्हिच अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मून पे किसी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करेंगे तो क्या होगा? द फोर्स विथ व्हिच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वही उसका वेट मून पे होगा। अर्थ पे क्या होगा? जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है वो उसका अर्थ के ऊपर वेट है। मैंने कहा वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, मून पे वेट कुछ और मिलेगा, अर्थ पे कुछ वेट और मिलेगा। मास जो है कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है, ये हमेशा याद रखना है। तो अब कैसे निकलेगा जरा ये समझते, तब तक मैं ये सारे पॉइंट्स मिटा रहा हूं। चलिए ये सारे पॉइंट्स मिटा दिए। अब जरा सोचिए, सबसे पहले हमने बताया है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कुछ याद है? G इंटू M बाय R², यही पढ़ाया था। जरा सोचो, हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून मान लेते पहले, मून m है, m kg है, राइट? मून का मास m kg। तो बताइए मास ऑफ अर्थ कितना होगा? अभी हमने बताया इसी टेबल से कि भाई अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली कितना है, 100 टाइम्स देन मून। तो अगर मास ऑफ मून m kg है तो हर हाल में मास ऑफ अर्थ कितना होगा, 100 इंटू m, यानी 100 m kg होगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जरा देखिए, अगर हम माने रेडियस ऑफ मून, सॉरी, रेडियस ऑफ मून अगर r मीटर है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, 4 टाइम्स। रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, यानी 4r होगा कि नहीं होगा? पक्का। अब जरा सोचिए, सबसे पहले मैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। हमने जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या माना है, m kg माना है, राइट? मास ऑफ मून m kg, सब kg में है, ये मीटर में है, मीटर में है, राइट? तो आप जरा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून बताइए, बराबर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय मून, यही होगा ना? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय मून कितना, मैंने बताया यूनिवर्सल लॉ से, क्या बताया कि भाई ये होता है G इंटू वेट ऑफ
फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी वेट ऑफ मून इनटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मान लेते हैं, बाय रेडियस ऑफ द मून। तो रेडियस ऑफ द मून कितना है भाई, आर। अब रेडियस ऑफ द मून क्यों लिया हमने, क्योंकि मून के सरफेस के ऊपर हम ले रहे हैं, मून के सरफेस के ऊपर ले रहे हैं, तो जितना मून का रेडियस होगा वही तो उसका उन्होंने के बीच में दूरी होगी। तो जो वेट होगा, वेट एट मून क्या हुआ, ये हो गया, राइट, क्लियर है। जरा आप देखिए कि वेट एट अर्थ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहेगा। अब यहां पे वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ कितना है, 100 टाइम्स m है, राइट, 100 टाइम्स m। और ऑब्जेक्ट तो वही सेम ऑब्जेक्ट का वेट ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का मास तो m। और रेडियस कितना है, रेडियस है 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून, यानी 4r। इज इट क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिए कि एक ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर g इंटू एम, कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r था, जबकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ कितना है, g इंटू 100 टाइम्स कैपिटल M इंटू m बाई 4r। इज इट क्लियर। तो आप जरा दोनों का रेशियो लेते हैं, मिटाता हूं इसे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ बराबर कितना हो जाएगा, मून के ऊपर कितना है, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r, यही है, डिवाइडेड बाय g इंटू 100m इंटू स्मॉल m बाई r। अब ये 4 लाइन का सिंप्लीफिकेशन है, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r। ये जो डिवीजन है 4 लाइन, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, r ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल G इंटू 100 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब जरा देखो, R से R कैंसिल, कैपिटल G से G कैंसिल, कैपिटल M से M कैप कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, राइट। कितना हो गया, सॉरी देखो भाई गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, W इक्वल टू G इंटू M इंटू M बाई R स्क्वायर है, R स्क्वायर, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप, यहाँ पे 4R स्क्वायर है, 4R स्क्वायर यानी कितना हो गया ये, G इंटू 100M इंटू स्मॉल m बाई 16R स्क्वायर, मिस्टेक बाई मिस्टेक, तो G इंटू 100M इंटू M बाई 16R स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर है, R स्क्वायर है यहाँ पे, ये R स्क्वायर है, तो ये R स्क्वायर कैंसिल, M कैंसिल, G कैंसिल, तो अच्छा ये 16 गया है, 16 है ये, तो भाई क्या हो गया, 16 बाई 100, 16 बाई 100। ये अप्रोक्सीमेटली अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 1/6। कितना आ गया, 1/6। That means you can say, अब मिटा रहा हूं इसे ठीक कर लीजिएगा जरूर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ इज इक्वल टू 1/6, and that's why weight of object at moon is equal to क्या होगा, 1 by weight of अर्थ ऊपर चला गया by 6। यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे मान लो 6 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा, 6/6 यानी 1 न्यूटन। यू मस्ट रिमेंबर इट, ये ध्यान रखना आपको। तो कैसे निकालना है ये डिराइव करने के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ विल यू कंक्लूड दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द मून इज 1/6 टाइम देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ। तो ये आपको डिराइव करना हो सकता है, राइट। तो आई होप दैट कि इस वीडियो में 3 पॉइंट जो डिस्कस किया हमने, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि मास क्या होता है,
दूसरा पॉइंट डिस्कस किया वेट क्या होता है, और तीसरा पॉइंट डिस्कस किया कि भाई ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होता है। तो क्या बताएंगे 1/6। कैसे बताना है आपको फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके मून का जो मास है उससे लगभग 100 टाइम्स मास हमारे अर्थ का है। मून का जो रेडियस है उससे 4 टाइम्स रेडियस हमारे अर्थ का है। यही मेन पॉइंट है, ये चार पॉइंट ध्यान में रखना है। डिटेल अगर चाहिए तो ये मैंने टेबल में दिया, डिटेल दिया हुआ है, राइट। तो अब अगर ये डिटेल याद है तो सबसे पहले सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होता है जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेकंड बाय r स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी। तो जब हम एक सरफेस के ऊपर लेते हैं तो सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं हम लोग, रेडियस। तो इसलिए इसी फॉर्मूला से हम अर्थ के ऊपर निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से मून के ऊपर निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों का रेशियो लेंगे, कितना आएगा 1/6। इसलिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून कितना होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ बाय 6। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे थ्रस्ट के बारे में, प्रेशर के बारे में, उसके सारे डिटेल के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।